हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। मैं सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, हमने अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सेक्शन 8.3 में आज पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। जिस बच्चे ने इससे पहले की 4 वीडियोस देखकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छे से सीख लिया होगा, उसके लिए फिर आगे का चैप्टर अब टफ नहीं है, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलता जाएगा। तो जो 3-4 थ्योरम इससे पहले कराइए ना, वो अच्छे से लर्न कर लो, फिर बहुत आसानी से ये आगे का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए पहले डिफाइन करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है? द फंक्शन इनवर्स टू ई। ई क्या था आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो इससे पहले पढ़ाया है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा ना, दैट इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। और हम जो डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग मतलब विद रिस्पेक्ट टू बेस ई। ठीक है, तो आपको पता भी है कि एक्सपोनेंशिएशन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन दे बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अब आपकी बुक में लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना एक्सपोनेंशियल, तो उसी की हेल्प से पढ़ाया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर इन्वर्स ले लोगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसको अब डिनोट कर रहे हैं एल से या फिर एल एन। एल एन इज फॉर नेचुरल लॉग। अब देखो, ई एंड एल बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर है तो इसका क्या मतलब हुआ? ई ओ एल एंड एल ओ ई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये ओ का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। कि आप कंपोजिशन कर दें मैपिंग का ई और एल का, तो आपको आइडेंटिटी मैपिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ई ऑफ एल एक्स निकालें या एल ऑफ ई एक्स निकालें आप, तो आइडेंटिटी मैप निकल आएगा। आइडेंटिटी मैप क्या होता है? आई जो भी एक किसी भी जगह से, मान लीजिए कोई भी आपके पास रियल लाइन से रियल लाइन पे जा रहे हो या कहीं से भी जा रहे हो आप, तो आई ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दिस इज आवर आइडेंटिटी मैप, राइट? तो मेरे पास क्या है? एल ओ ई ओ एल को इवेलुएट करना हो या एल ओ ई को इवेलुएट करना हो, तो देखो दोनों ही फंक्शन आर टू आर ले रखे थे हमने। तो एल ओ ई क्या होगा? ये भी आर टू आर फंक्शन हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने कोई भी रियल नंबर एक्स लगाया, तो ये कैसे वर्क करेगा ये देखो ज़रा। एल ओ ई ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एल ऑफ ई एक्स। ठीक है, अब ई एक्स जो भी कुछ होगा आपका यहाँ पे, जब आप उस मतलब ये आपको आइडेंटिटी मैप बना के दे देगा। आप ऐसे समझ लीजिए, ई एक्स का ई टू द पावर एक्स अगर मैंने नोटेशन यूज़ करी, तो लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स आपका एक्स आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आई एक्स। ठीक है, तो एल ओ ई इज़ आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सेम तरीके से ई ओ एल अगर किसी रियल नंबर पे लगाएंगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। दिस इज बाय द यूज ऑफ ई ओ एल इक्वल टू एल ओ ई इक्वल टू आई। ओ का मतलब कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स है। ठीक है बेटा, दीज फार्मूलाज में ऑल्सो भी रिटर्न एज, देखो अभी मैंने किया था ना ये लॉग ऑफ ई एक्स इज एक्स, ये देखो मैंने यही यूज़ किया ना, लॉग ऑफ ई एक्स इज एक्स, राइट? एंड ई ऑफ लॉग वाई इज वाई। ये आपको पता भी, आप हमेशा से यूज़ करते आ रहे हो। अब देखते हैं थ्योरम। थ्योरम 8.3.9 है, लॉगरिथम इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ किया था, ऐसे ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, डोमेन इसका क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और रेंज इसकी आर होगी। आर मतलब रियल लाइन होगी। द डेरिवेटिव ऑफ एल इज़ गिवन बाय, आप सबको पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसीलिए ये चीज़ें जो हम यूज़ करते आ रहे थे आज हमें प्रूफ करनी है। तो एल डैश एक्स को 1/x प्रूफ करना है आपको। क्यों लिखा हमने एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो? सबको पता है आपको कि लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए एक्स जो है इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। जिस भी नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, द लॉगरिथम सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन एल एक्स वाई इक्वल टू एल एक्स प्लस एल वाई। आप सबको पता है लॉग ऑफ एक्स वाई इज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये वो वाला रिलेशन प्रूफ करने की कह रहा है हमें। ठीक है, फिर आपको पता है लॉग वन ज़ीरो होता है, तो इसीलिए एल वन इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। लॉग ऑफ ई जो है वो वन होता है आपका, अगर हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं तो वो प्रूफ करना है हमें। एल ऑफ एक्स टू दी पावर आर, सबको पता है लॉग एक्स अगर पावर आर हो तो वो पावर बाहर आ जाती है, आर लॉग एक्स बन जाता है, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी है आपकी। फिर इसकी लिमिट है। ठीक है, लॉग एक्स की लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस, मतलब टुवर्ड्स राइट अगर हम जा रहे हैं तो लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी। और लॉग ये जो है आपके पास
एल एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे आप, तो आपके पास क्या लिमिट आ जाएगी, इन्फिनिटी। ये आपको प्रूफ करना है। लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और लॉग ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी होता है, ये आपको प्रूफ करना है। जो हम अब तक यूज़ करते आते थे, याद हैं प्रॉपर्टीज़, आज उनके प्रूफ देखने हैं। तो देखिए बेटा, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई जो था उसका डोमेन था आर रियल लाइन और उसकी रेंज थी पॉजिटिव रियल लाइन, ठीक है ना। y ग्रेटर देन y बिलोंग्स टू r सच दैट y इज ग्रेटर देन 0। आपको ग्राफ भी बहुत अच्छे से याद है और मैंने ये प्रूफ कराया था आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज निकलवाई थी इससे पहले के लेक्चर में। तो अब मैंने डिफाइन किया है कि लॉगरिथम फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है। अगर ये इसका इन्वर्स है तो एक्सपोनेंशिएशन का जो डोमेन है वो तो रेंज बन जाएगा आपका एल का, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन ऑफ एल, ठीक है। मतलब डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे जब इन्वर्स फंक्शन है। तो हमने इसका इन्वर्स फंक्शन एल को माना, तो हमने लिख दिया डोमेन क्या होगा एल का, जो कि रेंज होगी ई की। तो रेंज ई की क्या थी, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0। ऐसे ही रेंज ऑफ एल क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ ई। डोमेन ऑफ ई था आर, तो रेंज ऑफ एल हो गई आर। तो एक प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई जो उसने हमें कही, वो हमने बाय डेफिनेशन ही यूज़ कर ली कि जो है लॉगरिथम फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हम ना सारी चीज़ें एक्सपोनेंशिएशन की इस्तेमाल कर करके करते रहेंगे। देखो एक थ्योरम है आपके पास, कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम। ये मैंने थ्योरम का नंबर लिख दिया है, आपकी जो बाटल की बुक है उसमें ये थ्योरम 5.6.5 है। ये थ्योरम हमें क्या कहती है, लेट एफ बी अ स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन मतलब यानी कि या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो हमारे केस में ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। और साथ में वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी हो, तो जो उसका इन्वर्स फंक्शन होगा ना वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूस होगा। तो हम ये चीज़ यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो अगर मेरा f को मैं मान लूँ कैपिटल E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, लॉगरिथम। तो मुझे पता है कि मैंने e को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्ट्रिक्टली मोनोटोन हमने पहले शो किया हुआ है और हमने इसको कंटिन्यूस भी शो किया हुआ है। तो अगर ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूस है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस है, तो जब हम e का इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूस आ जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, हमने वही किया। इसका इन्वर्स एल था, तो हमें पता चला लॉगरिथम फंक्शन भी जो है कॉन्टिन्यूस भी होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो जाएगा, जो उसका खुद का डोमेन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर आई लिखा हुआ है। अगर एफ के लिए डोमेन आई था तो एफ इनवर्स ऑफ एफ के लिए डोमेन एफ आई हो गया, तो वो अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्वर्स थ्योरम का इस्तेमाल करके जो है इसकी स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया एल की, ठीक है। तो एग्जाम में पूरी थ्योरम स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरम का नाम लिख के और रिजल्ट को अप्लाई कर देंगे। अब हम प्रूफ करेंगे कि जब लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, लॉग एक्स जो है वो 1/x होता है, ठीक है। अब ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए मुझे एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो डेरिवेटिव्स की थ्योरम है। उसका नंबर आपकी बुक में है 6.1.9 और मैंने यहाँ रेड पेन से जो लिखा है इसमें ये थ्योरम स्टेट कर दी है। ये थ्योरम क्या है, देखो कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, जैसे हमारे केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, और जी उसका इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। तो इन्वर्स अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आ रहा है तो जी फंक्शन जो उसका इन्वर्स फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। और वो डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, जी डैश इक्वल टू 1/f डैश ओ जी। क्या बताया मैंने आपको कि अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो इसलिए लिया है ताकि हम डिवीजन परमिसिबल हो जाए, ठीक है, डिवीजन बाय जीरो ना बन जाए, इसलिए नॉन ज़ीरो लेना ज़रूरी है। तो हमारा फंक्शन जी भी डेरिवेबल होता है और उसका डेरिवेटिव मिलता है जी डैश इक्वल टू 1/f डैश ओ जी। अब इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखो f की जगह तो ले लो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसका इन्वर्स फंक्शन कौन होता है l, तो g बन जाएगा मेरा l। तो g डैश की जगह आ जाएगा l डैश, ठीक है, इक्वल टू 1/f की जगह पे e लेना है तो e डैश ओ l आ जाएगा, ठीक है। और ये हम कैसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा f डैश एक्स नॉन ज़ीरो। f डैश एक्स मतलब f क्या है हमारा यहाँ पे, कैपिटल E। कैपिटल E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन ज़ीरो होता है, पढ़ा हुआ ना हमने, ई एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
और हमें चाहिए ई डैश एक्स, तो ई डैश एक्स मेरा ई एक्स के बराबर होता है, एंड ई एक्स मैंने नॉन ज़ीरो प्रूफ किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए बेटा सारी। तो ई डैश एक्स नॉन ज़ीरो आ रहा है आपका, इसलिए हम ये ऊपर वाली थ्योरम लगा सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, एफ़ की जगह पर मैंने लिखा है, एफ की जगह पे मैंने ई लिखा और जी की जगह पे मैंने एल लिखा, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया, एल डैश इक्वल टू 1/e डैश ओ एल। अब इसे किसी पॉइंट एक्स पे इवेलुएट करा लेते हैं। देखो मैंने इसे एक्स पॉइंट पे इवेलुएट कराया, तो एल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/e डैश ओ एल ऑफ एक्स। अब कंपोजिशन ऑफ मैपिंग कैसे काम करती है आपकी, देखो जरा एक बारी पहले थोड़ा सा चेंज और कर लें। एक तो ई डैश जो होता है वो ई के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने मर्जी डेरिवेटिव्स निकाल लो, हर बार ई एक्स ही आता है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लो। वैसे भी पता है आपको ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है। तो मैंने ई डैश की जगह ई लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है ई ऑफ ई ओ एल क्या निकाला हुआ है मैंने, आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ई ओ एल की जगह आई लिख दिया। अब आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैप, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन से आई एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। तो मेरा एल डैश एक्स किसके बराबर आ गया, 1/x के बराबर आ गया। और ये क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी है, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 गिवन है हमें, ठीक है। और वैसे भी x ग्रेटर देन 0 होना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि l फंक्शन का डोमेन जो था वो पॉजिटिव रियल लाइन थी, तो वो नेगेटिव नंबर पे डिफाइंड ही नहीं है, तो लेगा ही नहीं डोमेन में, ठीक है। तो दिस प्रूव्स कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। अब हम ये प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम प्रूफ करेंगे कि log एक्स वाई इज log x प्लस log y। ये प्रूफ करने के लिए हमने देखो क्या किया, हमने माना एल एक्स है u और एल वाई को हमने मान लिया v। देखो अगर एल एक्स यू है तो x क्या हो गया, एल इनवर्स ऑफ u, ठीक है ना। और एल इनवर्स किसके बराबर है, e के बराबर है ना। हमने यही बोला हुआ ना, लॉगरिथम इज इनवर्स ऑफ e, तो x की वैल्यू आ गई ई यू, ठीक है। ऐसे ही एल वाई अगर v है तो y क्या हो जाएगा, ये l जब इस साइड पे जाता है इक्वल टुगेदर तो इन्वर्स बन जाता है ना, तो y हो जाएगा एल इनवर्स v, और एल इनवर्स मेरा e है, तो y हो गया मेरा ई वी। अब फिर से एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ करो। देखो एक्सपोनेंशियल में ये प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी हमने, ई ऑफ यू प्लस वी इज ई यू ई वी। इसके अंदर वैल्यूज डाल दो बस, ई यू की वैल्यू आई है x और ई वी की वैल्यू आई है y, तो हमने दोनों की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ गया, ई ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इस e को जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई इनवर्स। ई इनवर्स क्या है, एल है, तो मेरा आ गया एल एक्स वाई। यू हमने माना था एल एक्स को, वी हमने माना था एल वाई को, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एल एक्स प्लस एल वाई इक्वल टू एल एक्स वाई। तो हमने करा क्या है, हमने एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, जो हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में प्रूफ कर चुके हैं। उससे हम लॉगरिथम को निकालते जा रहे हैं। हम सारी इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे ई के ऊपर, और हमारा पूरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अब देखो, अब हम नाइन्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे कि log 1 0 होता है और log e 1 होता है। फिर से एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो ई ज़ीरो क्या है, 1 होता है, सबको पता है ई टू द पावर 0 1 होता है, और हमने पीछे प्रूफ भी किए हैं ये सारे। तो ये देखो ई को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो इन्वर्स बन जाएगा, तो 0 इक्वल टू ई इन्वर्स 1 आ गया, ई इन्वर्स मेरा एल है, तो 0 इक्वल टू एल 1 आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गई, एल 1 इक्वल टू 0। अब दूसरी करते हैं। देखो ई ऑफ 1 क्या है, मेरा ई होता है आइलर्स नंबर की डेफिनेशन जब दी थी इससे पहले के लेक्चर्स में, तो यही बताया था। तो अब इस ई को फिर से इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ, ये क्या आएगा, 1 इक्वल टू ई इनवर्स ई, और ई इनवर्स क्या है एल, तो 1 आ गया एल ई के बराबर, ठीक है। तो नाइन्थ प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई, राइट। अब आगे आ जाओ, 10th प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं। एल एक्स ऑफ आर इज इक्वल टू आर एल एक्स, ठीक है, पावर का। तो देखो हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी प्रूफ करी, एल एक्स वाई इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एल वाई। इसमें ना वाई को एक्स डाल दो, क्या होगा, देखो एल एक्स एक्स एल एक्स प्लस एल एक्स आ जाएगा। एल एक्स दो बार ऐड हुआ तो 2 LX आ जाएगा, और एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर दे देंगे, तो एल एक्स स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ गया, 2LX के बराबर आ गया। अब आप क्या करो, यही जो स्टार वाली चीज़ है ना, इसमें वाई को एक्स स्क्वायर डाल दो, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी तो कोई रियल नंबर है ना, और वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम डाल सकते हैं। तो हमने इसके अंदर वाई को एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो वाई को एक्स स्क्वायर डाला तो एल ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बन गया एक्स क्यूब, और इधर वाई को एक्स स्क्वायर डाला तो ये एल एक्स स्क्वायर आ गया। एल एक्स स्क्वायर मेरा ऊपर अब ये भी निकला था 2LX, मैंने उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, तो मेरा आ गया 3LX। अब फिर से आप जो है इसके अंदर वाई को एक्स क्यूब डाल दो, एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 तो एक्स क्यूब भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम डाल भी सकते हैं। तो आप ऐसे डालते जाओ और प्रोसीड करेंगे तो ये आपको n पावर्स तक ले जाएगा, तो l ऑफ एक्स एन आपका n ऑफ एल एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सबको, पावर का भी हमने प्रूफ कर दिया।
अब आ जाइए, आपको लिमिट का प्रूफ देना था, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस में ये आएगा और इन्फिनिटी में ये आएगा। देखो ये हमारी एक करोलरी थी, जब हम एक्सपोनेंशियल का पहला लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर ये करोलरी आपको प्रूफ कराई थी। 1 + x इज लेस देन ई एक्स। इसमें x को 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड पे x को 1 डाला तो 1 + 1 2 हो गया, और इधर e1 आ गया। e1 मेरा आइलर नंबर होता है तो उसको मैंने स्मॉल e से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास 2 लेस देन e आ गया, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ n पावर रेस कर दो, n एक नेचुरल नंबर है, दोनों तरफ n पावर रेस कर दी। अब दोनों तरफ लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने ली है ना, तो ये 2 क्या है, नंबर ग्रेटर देन 1 है ना। आपको रिजल्ट पता होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन जो है वो 0 आता है अगर r लेस देन 1 होता है, और अगर r ग्रेटर देन 1 होता है तो ये लिमिट इन्फिनिटी आती है। यहाँ पे r क्या है, 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये लिमिट कितनी आनी चाहिए, इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन क्या आ गया मेरा, इन्फिनिटी आ गया। तो आपको पता है कि लिमिट जो है ना कभी भी जो है इन्फिनिटी से बड़ी तो हो नहीं सकती है, तो ये कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। तो हमारी लिमिट क्या आ गई, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इन्फिनिटी, सो इट विल स्टॉप एट इन्फिनिटी। तो हमारी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर n आ गई इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लें पहले, देखो हमारा था 2 लेस देन ई, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/e। जब दो तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, वही किया, इसको पलट के लिख लिया। देखो 1/e लेस देन 1/2, फिर दोबारा से n पावर रेस कर दो, ठीक है। दोनों तरफ n पावर रेस कर दी, फिर दोबारा से लिमिट ले लो। अब देखो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 n, 1/2 क्या है, नंबर लेस देन 1 है, तो इसलिए अब की बार ये लिमिट 0 आ जाएगी। पहले ये 2 टू दी पावर n था तो लिमिट इन्फिनिटी आ गई थी, क्योंकि r जो था ग्रेटर देन 1 हो गया था। अब r 1/2 है विच इज़ लेस देन 1, तो ये लिमिट 0 आ गई। अब लिमिट ऑफ e टू दी पावर -n लेस देन 0 आ गई। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये भी हमने आपको प्रूफ कराया, ठीक है। आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, तो ये जो लिमिट है ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है सीक्वेंसेस का रिजल्ट है कि जो ए एन अगर लेस देन इक्वल टू बी एन है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन भी लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन होगा। तो वही चीज़ हमने यूज़ करी कि अगर ये सीक्वेंस पॉजिटिव रियल नंबर्स का है तो इसकी लिमिट नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, इसकी लिमिट 0 आएगी। अच्छा ये वैसे भी ना एक ये थोड़ा सा ठीक भी कर लो, यहाँ पे इक्वल टू, अगर सीक्वेंस के बीच में लेस देन का साइन है तो उनकी लिमिट के बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, तो ये लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, ये कितना आ जाएगा, लिमिट 0 आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि e - n पॉजिटिव वैल्यूज लेगा सारी, तो पॉजिटिव सीक्वेंस की लिमिट नेगेटिव नहीं हो सकती। अब कंसीडर कीजिए एल ऑफ ई एन, ई एन को मैंने लिख लिया ई ऐसे, ई एन, ये भी नोटेशन आपको मालूम है, हमने पढ़ा रखी है। अब देखो एल और ई इकट्ठे हो गए, जैसे ही एल और ई इकट्ठे होते हैं, एल ओ ई आपको पता है ना आई होता है, तो आई आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ साइड में करके भी दिखा दिया है आपको। तो एल ऑफ ई, एल ओ ई मेरा आई होता है तो आई एन आ गया। आई एन आइडेंटिटी मैप हमेशा अपना वही नंबर वापस कर देता है, तो आई एन एन हो गया, ठीक है। तो मुझे पता चला एल ऑफ ई एन इज एन, टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड्स एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन पे लगेगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल ऑफ ई एन इज इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको क्या करो, ई टू द पावर एन को एक्स मान लो, ठीक है। तो देखो जब एन को इन्फिनिटी डालेंगे तो आपको पता है कि हमने ये लिमिट प्रूफ करी हुई है, ई टू द पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, ये हमने किया था ना प्रूफ इसके अंदर। तो ये एक्स किस पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये ई टू द पावर एन को आपने एक्स मान लिया, तो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स कहाँ जाएगा, ई टू द पावर इन्फिनिटी पे जाएगा। ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज इससे पहले के 4 लेक्चर्स में प्रूफ हो चुकी हैं, ठीक है। तो जब तक पहले के 4 लेक्चर ढंग से नहीं पढ़ के आओगे तो इसमें बार बार लगेगी नई चीज़ है कोई। तो अब देखो इस पूरे को, ये जो डबल स्टार वाली चीज़ है ना, इसको एन से एक्स में ले जाओ, तो लिमिट आ गया एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह मेरा क्या आ जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ई एन की जगह आ जाएगा एक्स। तो मेरा आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो मैंने एल ऑफ ई माइनस एन निकाला, इस ई माइनस एन को मैंने ऐसे लिख दिया ई माइनस एन। अब एल और ई इकट्ठे होते हैं तो आई बन जाता है, तो आई आ गया,
ठीक है, बिकॉज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आई ऑफ माइनस एन किसके बराबर होगा, माइनस एन, क्योंकि आइडेंटिटी मैप है, वही नंबर वापस कर देगा। तो मेरे पास आ गया एल ऑफ ई माइनस एन इज माइनस एन। नाउ टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, जैसे पहले किया बिल्कुल सेम तरीके से लिमिट ले लो। लिमिट ली तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस एन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। अब की बार लिमिट आ गई माइनस इन्फिनिटी। फिर से वही काम करेंगे जैसे पहले किया, ये e की पावर माइनस है ना, इसको x मान लो, और ये जो एक्सप्रेशन है पूरी, जहाँ मेरी पेंसिल है, जो एक्सप्रेशन पूरी n में लिखी है, इसको x में ले जाओ। देखो कैसे लेके जाओगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का कॉरस्पॉन्डिंग x क्या आएगा, देखो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x कहाँ जाएगा, देखो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या होता है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जीरो, तो x चला जाएगा जीरो पे। ठीक है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, लो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह कर दिया x अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, और e माइनस एन की जगह लिख दिया x, तो मेरी लिमिट आ गई, लिमिट एल एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज माइनस इन्फिनिटी। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम ने यहाँ जीरो प्लस क्यों लिख दिया। आपको पता है कि लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, उसका जो डोमेन है वही x ग्रेटर देन जीरो है। तो x अप्रोचेस टू जीरो ना लिखे, जीरो प्लस इसीलिए लिखा है क्योंकि जब हम जीरो प्लस लिखते हैं तो ये हमें इंश्योर कर देता है कि x ग्रेटर देन जीरो है। अगर मैं जीरो माइनस लिख दूंगी तो इसका मतलब x लेस देन जीरो की बात हो रही है। ठीक है, और जीरो लिखते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात हो रही है, कि एक बारी पॉजिटिव वाली लिमिट भी निकलेगी और एक बारी नेगेटिव वाली भी निकलेगी। बट यहाँ क्योंकि x लेस देन जीरो हो ही नहीं सकता, उसके डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है नेगेटिव एलिमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो प्लस लगा दिया। क्लियर है, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक, अब इससे मैंने आपको जो है ना अभी तक जो है 5 लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा सेक्शन 8.3 ख़त्म करा दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। अब नेक्स्ट उसके अंदर हमें शुरू करना है सेक्शन 8.4 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अच्छे से लर्न कर लो, जो उसमें 2-3 थ्योरम कराई हैं। आप देखोगे कि जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करते आ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम स्टेप्स आप परफॉर्म करते जा रहे हैं पैरेलल उसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। बिल्कुल भी मेहनत नहीं ज़्यादा लगेगी आपकी अगर आपने शुरू के 3-4 लेक्चर अच्छे से पढ़ लिए तो इस चैप्टर के। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब बच्चे पहले अच्छे से लर्न कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना, वो आपको बहुत ईजी लगेगा फिर। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।